नमस्कार बच्चों, तो श्री अकाल, वंदे मातरम। 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के 7 अध्याय हम पहले कर चुके हैं। 8वां अध्याय आज प्रारंभ करते हैं, जिसका विषय है प्राथमिक व्यवसाय। 7वें अध्याय में हमने कुछ बातें मानवीय जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनसे संबंधित की थी, जिनमें प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं थी, फिर प्राचीन काल में कैसी थी, मध्य काल में कैसी थी और आधुनिक वर्तमान समय के अंदर कैसी थी। इन क्रियाओं को हमने 5 विभागों में बांटा, जिनमें से पहली जो क्रिया आती है वो है प्राथमिक क्रिया। कौन सी क्रिया आती है? प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक व्यवसाय। अब जो ये प्राथमिक व्यवसाय है उसके अंदर हम क्या क्या चीजें शामिल करेंगे। नंबर 1 पर आता है आखेट। आखेट आखेट शब्द से ही आपके सामने बात रख देता हूं। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। मानव आदिम अवस्था में जिस समय रहता था उस समय नुकीले, तीखे, धारदार औजारों से या लकड़ी के औजारों से वो शिकार किया करता था जानवरों का। और उस शिकार से अति प्राचीन काल से पहली प्रारंभिक अवस्था चल रही है, जिसमें मानव उदर पूर्ति का जो प्रमुख कारक था, उदर पूर्ति करने का जो उसके पास में साधन था, वो शिकार करना था। ये सबसे प्राचीन प्राथमिक व्यवस्था है मानव की, जो प्रारंभ में मानव ने अपनाई, शिकार करना। पहले कच्चा मांस खाया करता था, आग का आविष्कार होने के बाद में वो भून करके खाने लग गया, लेकिन शिकार अति प्राचीन समय से ही, प्रागैतिहासिक काल से ही कर रहा है। ठीक है। अब इस शिकार को करने के लिए वो नुकीले, तीखे बाणों का प्रयोग करता था, हथियारों का प्रयोग करता था, या विषैले बाणों का प्रयोग करता था। कुछ विषाक्त जो बाण होते थे, बनाए जाते थे, उनसे वो जानवरों को मूर्छा आ जाती या वो मर जाते। ठीक है ना। और फिर उसको शिकार के रूप में वो खाने के काम में लेते उसके मांस को। या फंदे बना करके शिकार करता। फंदे क्या होते हैं कि जैसे मान लो कोई लकड़ी का एक ऐसा फंदा बनाया और जानवर दूर से भागा आ रहा है, उसको पता नहीं है ये लकड़े से लगा हुआ है या कोई तार बंधा हुआ है या कोई रस्सी बंधी हुई है, और वो अचानक से उसमें घुसता और वो उसमें फंस जाता, जिसको फंदा कहते हैं। फंसा करके मारना। या गड्ढा कर लिया, उसमें तीखे नुकीले बाण लगा दिए या भाले लगा दिए और ऊपर से पत्तियों से ढक दिया, घास फूस से, पत्तियों से, और भारी जानवर, बड़ा जानवर आता, दौड़ा करके लाते और वो उस गड्ढे में गिरता और मर जाता, शिकार कर लेते। तो फंदा बना करके भी शिकार करते थे, नुकीले हथियारों से, विषाक्त बाणों से, और फंदे बना करके शिकार किए जाते थे। अब जैसे अपना जो टुंड्राई प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है, उसके अंदर जैसे एस्किमो, साइबेरिया का जो क्षेत्र है उसमें जैसे याकूत, तुंग, टेमोयाड, चकची, है ना, ये जो जनजातियां हैं, जैसे बुशमैन, पिग्मी, है ना, सेमांग, तकाई, मसाई, है ना, और पापुआन, यागुआ, ये जो जनजातियां हैं ये आज भी उस आदिम अवस्था को प्रकट करती है जिस अवस्था के अंदर प्राचीन प्रागैतिहासिक काल में मानव रहता था, शिकार करता था। ठीक है। अब आखेट के बाद में दूसरा जो बात आती है वो आती है संग्रहण की। दूसरी बात जो आती है वो संग्रहण। संग्रहण का अर्थ होता है इकट्ठा करना। और यहां एक बात और बता दूं, यहां विशेष रूप से भोजन को प्राथमिकता दी जाती थी, तो इसको भोजन संग्रहण भी कहा जा सकता है। ठीक है। अब विकास के साथ साथ में मानव ने कुछ चीजों को इकट्ठा करना प्रारंभ किया, जैसे फल, कंदमूल फल आ गए। ठीक है ना। कुछ जगहों पर जहां ठंडा वातावरण है, शीत वातावरण है, जैसे साइबेरिया टुंड्राई प्रदेश है,
ऐसे क्षेत्रों में मानव ने आखेट के द्वारा जो मांस प्राप्त होता था उसका भी संग्रहण करना प्रारंभ किया कि लंबे समय तक उसको खाया जा सके। क्या आज हम भी कहीं ना कहीं कोई चीजों का संग्रहण करते हैं? बताओ, अच्छे वाले बच्चे हो, शाबाश, बिल्कुल करते हैं। जैसे हमारे खाने के लिए हम गेहूं इकट्ठा करके रखते हैं घर में, क्या है? संग्रहण है, ठीक है ना। हमें जो आवश्यकता की जो चीजें चाहिए वो हम इकट्ठा करके रखते हैं घर में। और विशेष रूप से संग्रहण किसका करते हैं हम लोग? बेर का सीजन आएगा अभी, अब बेर लगने शुरू होंगे और आप देखते हो कि खेतों से बेर इकट्ठे करके लाते हैं और वो सूख जाते हैं और बड़े स्वाद लगते हैं, है ना। खजूर हैं, बेर हैं या अन्य कई ऐसे फल हैं जिनको संग्रह, अब जैसे काचर हैं, काचर के हम लोग वो बना लेते हैं, छील करके उनको सुखा लेते हैं, है ना। ककड़ी है, ये जो टिंडो मंडी, अपनी जो अंतरराष्ट्रीय टिंडो मंडी है साबुन शहर में, वो राजस्थान के अंदर, अब जैसे गंगानगर जिले में ये टिंडो मंडी है अंतरराष्ट्रीय, तो इसके अंदर जो उनको फोफड़िया कहते हैं, अपने जो बागड़ की बात करेंगे तो उधर, है ना, ककड़ी खेल रही है, इनको क्या है, हम लोग संग्रहित कर रहे हैं ना सुखा करके। तो ये था संग्रहण करना, जो आज भी हम कर रहे हैं और अति प्राचीन काल में भी मानव करने लग गया था। प्राचीन काल में भी मानव करने लग गया था। जैसे जैसे विकास हुआ मानव का, वैसे वैसे ही इन चीजों का महत्व बढ़ता गया। उसके बाद में बात आती है मछली पकड़ने, नंबर 3 पर। मछली पकड़ना, ये मछली पकड़ना भी अब वर्तमान समय में हम अच्छे तरीके से करते हैं। इसको, मछली पालन को एक व्यवसाय ले लिया बड़ा रूप, और उस समय उद्र पूर्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन है आज भी ये प्राथमिक कार्य, प्राथमिक व्यवसाय है, जिसमें तालाबों से, झीलों से, नदियों से, समुद्रों से मछली पकड़ी जाती है। जो जैसे जलाशयों के पास में है, जहां जैसी मछलियां पकड़ी मिलती हैं वैसी मछलियां पकड़ते हैं वो लोग। और मछली पालन भी आज आधुनिक समय में बड़ा व्यवसाय के तरीके से, वाणिज्य के तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन किया जा रहा है बहुत सी जगह, है ना। तो जैसे अपना, जैसे उत्तरी प्रशांत महासागर का तट है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का, अंध महासागर का तट है ना, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है जहां पर, और जापान सागर है जहां पर अत्यधिक मात्रा में मछली पालन किया जाता है और अत्यधिक मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती है। तो ये था मछली पालन। अब बात करते हैं पशुचारण की, नंबर 4 पर। पशुचारण, पशुचारण का अर्थ होता है पशुओं को चराना। प्राचीन समय में, अब इसमें 2 भाग करेंगे अपने आगे, ठीक है ना, 2 भाग करेंगे, 2-3 भाग करेंगे इसमें, और फिर उसमें अपने सामने निकल के आएंगे किस किस प्रकार से पशुपालन किया जाता है। प्राचीन समय के अंदर मानव ने जब दोस्त बनाना शुरू किया पशुओं को, जानवरों को, तो उसने पशुपालन प्रारंभ किया, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं के साथ में प्रवास करता था और पशुओं को चरा करके लेके आता था। जहां जिस सामग्री का अभाव हो गया वो दूसरे क्षेत्र में चले गए। और ये ज्यादातर पशु जो होते हैं वो ऐसे क्षेत्रों में पाले जाते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति घास फूस मिलता हो, ठीक है ना, उसी पे आधारित होते हैं। अब इसमें जैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आ गए, जिनमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जिनमें पशुपालन होता है, वो 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में स्थित है जो पशुपालन करते हैं। और इनमें जैसे जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आते हैं जिनमें पशुपालन किया जाता है, जैसे सूडान में सवाना घास के मैदान है ना, वेनेजुएला में लाओस घास के मैदान है, ब्राजील के अंदर कंपाज घास के मैदान है, और दक्षिणी अफ्रीका के अंदर पार्कलैंड के नाम से घास के मैदानों को जाना जाता है। ये अलग अलग घास के मैदान पाए जाते हैं। इसी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। देखो, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जहां भी पशुपालन किया जाता है, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनमें भी पशुपालन किया जाता है और बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है ना। इनमें जैसे ऊंट हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, भैंस हैं, ठीक है ना, सुअर हैं, इनको पाला जाता है ऐसे क्षेत्रों में।
अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में जैसे यूरेशिया का स्टेपीज है, उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज है, दक्षिणी अमेरिका का पंपाज है, अफ्रीका का बेल्ट पठार है और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। जैसे न्यूजीलैंड का कैटरबरी है ना, इन क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जहां पशुपालन किया जाता है। अब चलवासी पशुचारण में और जो वाणिज्य पशुचारण है उनमें अंतर क्या है, दोनों की बात करते हैं, अपने दोनों का अंतर निकल के आ जाएगा। चलवासी पशुचारण में मात्र जीवन निर्वाह के लिए पशुपालन किया जाता है कि अपना जीवन चलता रहे, अपनी जीविका चलती रहे, बहुत बड़े स्तर पर व्यापार की ज्यादा लालसा नहीं होती। और ये जो पशुपालन होता है ये ज्यादातर प्राकृतिक वनस्पति पर ही निर्भर होता है कि जो प्राकृतिक वनस्पति घास फूस पाया जाता है उन्हीं क्षेत्रों में चरा करके पशुओं को ले आते हैं। इनको कोई स्पेशल ही अलग से फीड या कोई पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता, ठीक है ना। और इनकी जो संपत्ति होती है वो इनके पास में जो पशु होते हैं, पशुधन जो होता है वही इनकी निजी अपनी वास्तविक संपत्ति होती है। उसी संपत्ति के आधार पर ये अपना जीवन यापन आजीवन करते हैं। और ज्यादातर ये जो पशुपालन होते हैं ये कबीलों में रखे जाते हैं, एक समूहों के द्वारा रखा जाता है, कबीले या समूह के द्वारा पशुपालन किया जाता है, जो उसको समूह की या कबीले की पूरी संपत्ति होती है। और ये लोग पशुओं को प्राकृतिक वनस्पति चराने के लिए, पशुओं को पेट भरने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते रहते हैं, घुमंतु होते हैं। जैसे अपने जम्मू कश्मीर के अंदर बकरवाल हैं, सहारा के बद्दू हैं, है ना, इसी प्रकार से काला आरी के बुशमैन हैं। ये क्या है, जो पशुपालन करते हैं, जो आदिम अवस्था के अंदर जो पशुपालन करते हैं या चलवासी पशुचारण होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। वाणिज्य पशुपालन में क्या होता है, अब जैसे पहले हमने किसकी बात की, चलवासी पशुचारण की, अब वाणिज्य पशुचारण की बात करते हैं। वाणिज्य पशुचारण में पूंजी प्रधान होती है, उसमें कुछ पैसा लगाया जाता है पशुओं को पालने के लिए। अच्छी नस्ल के अच्छे दुधारू या अच्छे मांस वाले पशुओं को पाला जाता है, ठीक है ना। और बड़े बड़े फार्म होते हैं पशुओं के लिए, छोटे फार्म नहीं होते हैं। अब जैसे डेनमार्क के अंदर दुग्ध उत्पादन के लिए, है ना, न्यूजीलैंड के अंदर दुग्ध उत्पादन के लिए बड़े बड़े फार्म पाले जाते हैं। डेनमार्क दूध डेयरी उद्योग के लिए प्रथम स्थान रखता है ना, प्रमुख स्थान है उसका विश्व के अंदर। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर दूध और ऊन के लिए वाणिज्य स्तर पर पशुओं के बड़े बड़े फार्म है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर मांस और दूध के लिए बड़े बड़े फार्म है पशुओं के। और यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे, आप बताना, विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी कहाँ है? क्या बात कर दीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में है विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी, और शिकागो में है। और यहां अगर एक प्रश्न और पूछ लूं मैं आपसे कि विश्व की सबसे बड़ी धर्म की नगरी कहाँ है, यही है शिकागो के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारे स्वामी विवेकानंद जी वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, भाग लिया था। अब विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी भी शिकागो है और धर्म की नगरी भी शिकागो हो गई। तो यहाँ पर मांस और दूध के लिए सबसे ज्यादा पशुपालन किया जाता है वहां पर यूएसए के अंदर। तो ये वाणिज्य स्तर की बात है। अब अगर वाणिज्य में और चलवासी पशुचारण में अंतर करना हो तो वहां पूंजी प्रधान नहीं है, यहाँ पूंजी प्रधान है। यहाँ वहां छोटे छोटे कबीलों या समूहों के अंदर पशुओं को रखा जाता है, यहाँ बड़े बड़े फार्म होते हैं, यहाँ जीविकोपार्जन के लिए होता है, जीवन निर्वाह के लिए होता है, यहाँ बड़े स्तर पर व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है ना। तो ये इस प्रकार से हम इनकी तुलना भी कर सकते हैं। अब उसके बाद में आती है बात कृषि की। कृषि प्राथमिक व्यवसाय में जब हम देखो, सबसे पहले हमने किया आखेट, फिर संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, और अब कृषि पे आ गए हम लोग। कृषि के अंदर कई बातें होंगी जिनको अलग अलग आधार पर हम बांटेंगे। सबसे पहले बात आती है स्थानांतरित कृषि या जिसको झूमी कृषि कह सकते हैं, जिसमें जंगलों को जलाया जाता है।
अब ध्यान रखना, स्थानांतरित कृषि 2 या 3 वर्षों के लिए की जाती है और विशेष उदर पूर्ति के लिए कृषि की जाती है। कोई भी ऐसा व्यापारिक साधन नहीं है और 2-3 वर्षों के बाद में उस स्थान को छोड़ करके दूसरा स्थान चिन्हित किया जाता है। पीछे हमने इसकी बातें की थी जब हमने जनजातियां की थी। जनजातियों के द्वारा आज भी आदिम कृषि या स्थानांतरित कृषि की जाती है। उसके बाद में नंबर 2 पर आती है आदिम स्थायी कृषि। ठीक है, आदिम स्थायी कृषि में क्या होता है, भूजोत जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बने होते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में आदिम अवस्था ही है, आज भी उसी स्थानांतरित कृषि का एक बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन वो स्थायी हो गया। वहां परमानेंटली जलाशयों के किनारों पर, नदियों के किनारों पर इस तरह की कृषि कार्य प्रारंभ किया जहां जल की मात्रा सहजता से मिल जाए और उस जल की पूर्ति कृषि कार्य के अंदर की जाए। वो आदिम स्थायी कृषि होगी, वो पहली स्थानांतरित कृषि हो गई। उसके बाद में आई जीवन निर्वाह कृषि। ये जीवन निर्वाह जो कृषि थी ये स्थायी कृषि का प्रारंभिक रूप था। उस समय स्थायी कृषि जो थी उसका प्रारंभिक रूप आदिम जीवन निर्वाह कृषि के रूप में सामने आया, जो आदिम जीवन निर्वाह के रूप में सामने लाए। अब इसके बाद में तीसरा जो चौथा नंबर आता है वो आता है विस्तृत वाणिज्य कृषि का। और विस्तृत वाणिज्य कृषि के अंदर 240 से लगभग 1600 हेक्टेयर की भूमि है जिसमें एक जैसी फसल मिलेगी, जैसे मक्का पेटी है, चावल पेटी है, गेहूं पेटी है। ये आप सुनते हो ना, आपकी किताब में जब देखोगे, आप पढ़ोगे तो आपके सामने आएगी ये बातें। बड़े बड़े कृषि फार्म होते हैं और उसके अंदर आप एक नजर देखोगे तो आपको एक जैसी ही कृषि फसलें मिलेंगी। अगर मक्का पेटी है तो वहां मक्का ही मक्का दिखेगा आपको दूर तक, वहां मक्के का ही उत्पादन किया जाता है, दूसरी फसल नहीं है। गेहूं पेटी के अंदर गेहूं का ही उत्पादन लिया जाता है और चावल पेटी के अंदर चावल का ही उत्पादन लिया जाता है, जिसमें तीन फसलें, दो फसलें ली जाती है चावल। ठीक है ना, शीतकालीन अलग बोया जाता है, ग्रीष्मकालीन अलग बोया जाता है, बसंतकालीन अलग बोया जाता है। इसी प्रकार से गेहूं का, इसी प्रकार से मक्का का। तो वो गेहूं के बड़े बड़े जो फार्म हैं वो विस्तृत वाणिज्य कृषि है जिसमें सघन जोत हैं और बड़े बड़े फार्म है। ठीक है ना, छोटा रूप नहीं रहा। जैसे अपने जीवन निर्वाह कृषि आई थी जो स्थायी रूप था कृषि का, और उसके बाद में विस्तृत वाणिज्य क्षेत्रों के अंदर 240 से 1600 हेक्टेयर तक की भूमि का विस्तृत क्षेत्र मिलता है। ठीक है ना, उसके बाद में एक कृषि का रूप आता है बगाती कृषि। इसको रोपण कृषि भी कहा जा सकता है। जैसे ब्राजील के अंदर कहवा के बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं, वाणिज्यिक स्तर के ऊपर उत्पादन किया जाता है, जिनको फजेंडा कहते हैं, है ना। मलेशिया के अंदर जैसे रबड़ के बागान हैं, है ना, इस तरह से। और अपने यहाँ भारत के अंदर जैसे चाय के बागान हैं, है ना, बड़े विस्तृत स्तर पर। इस तरह के जो बागाती कृषि है जिसको उत्पादन करना है, और इसको रोपण कृषि भी कहा जाता है। बड़े बड़े बागाती कृषियों का बागान खेती का प्रभाव बढ़ा। ठीक है ना। उसके बाद में आई मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या होता है, फसलों के साथ साथ में पशुपालन किया जाता है, पशुओं को भी पाला जाता है, पशुओं के साथ साथ में कृषि भी की जाती है, दोनों मिक्स होती हैं। जैसे अपने भारत में आप देखते हो सभी किसानों के लगभग खेती का काम भी करते हैं और प्लस में पशु भी रखते हैं। ये कौन सी कृषि का रूप है, मिश्रित कृषि का रूप है। इसमें एक बात यूं भी कह सकते हो कि एकल फार्म नहीं मिलेंगे आपको, कहीं कोई फसल मिल गई, कहीं कोई फसल मिल गई, कहीं कोई फसल मिल गई। छोटे छोटे जोत होते हैं, ज्यादा बड़े विस्तृत जोत नहीं होते हैं जहां मिश्रित कृषि की जाती है। ठीक है ना। उसके बाद में दुग्ध कृषि, ऐसे क्षेत्र जहां पर मात्र पशुओं को पालने के लिए उनके लिए पौष्टिक चारा बोया जाता है, पौष्टिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, पौष्टिक फसलों से जो उत्पादन होता है उसको पौष्टिकता के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है, और जिससे दूध की मात्रा बढ़े और दूध उत्पादन के लिए वो पशुओं को साथ में पालते हैं, जिसको दुग्ध कृषि कहते हैं। बड़े बड़े फार्मों में खुले पशु विचरण करते हैं और चरते हैं, खाते हैं। ठीक है ना। अब ट्रक कृषि, ट्रक फार्मिंग कृषि, सही नाम इसका ये है। ठीक है ना। कृषि के देखो कितने रूप आए। पहले कौन सी कृषि थी, स्थानांतरित कृषि। फिर कौन सी कृषि आई, आदिम स्थायी कृषि। फिर कौन सी आई, जीवन निर्वाह कृषि। फिर कौन सी आई, विस्तृत वाणिज्य कृषि क्षेत्र। ठीक है ना। फिर आया बगाती कृषि, फिर मिश्रित कृषि,
और फिर दुग्ध कृषि, और अब ट्रक कृषि। ये कौन सी कृषि है जी? सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर हुई, यूएसए में हुई इस कृषि की शुरुआत। क्यों हुई? क्योंकि जो नगरीय व्यवस्था थी उनमें सब्जियों की मांग की पूर्ति करने के लिए किसानों के द्वारा अधिकतर सब्जियां और फल वाली खेती करवाई गई, जिसको ट्रकों में गाड़ियों में भर करके बाजार तक पहुंचाया जाए। इसीलिए इस कृषि का नाम ट्रक फार्मिंग कृषि रखा गया, ट्रक कृषि। ठीक है। अब जी फल और उद्यान की कृषि। अब बागाती कृषि जो थी वो जैसे कॉफी है, चाय के बागान है ना, रबड़ के बागान है, इस तरह के जो बागाती, या नारियल के बागान हैं, बड़े बड़े कोको जो नारियल के बागान लगाए गए, वो भी उसी में शामिल होते हैं बागाती कृषि में, रोपण कृषि भी कहते हैं, है ना। लेकिन फलों उद्यान कृषि के अंदर फल वाले बागान लगाए गए, जैसे आम के हैं, किन्नू के हैं। अपने यहाँ भारत में किन्नू का बड़ा प्रचलन है, ठीक है ना, संतरे का बड़ा प्रचलन है, ठीक है ना। ये सारे अपने जो कृषि का प्रकार में फलों उद्यान में है। इसके साथ साथ में फलों के साथ साथ में फूलों वाली खेती की गई, जैसे गेंदे के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, चमेली के फूल हैं, है ना, गोदावरी के फूल हैं, गुलदावरी जो होती है ना। इस प्रकार से ये बहुत सारे पुष्प वाली खेती की गई, जिसमें पुष्प के साथ साथ में फूलों के साथ साथ में फलों की खेती भी थी, जिसलिए इसका नाम क्या रखा गया? फलों उद्यान खेती, फलों उद्यान कृषि नाम रखा गया, जिसमें फल और फूल दोनों हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये जो कृषि के प्रकार थे, ये कितने प्रकार हो गए? देखो, स्थानांतरित कृषि, आदिम स्थायी कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, और विस्तृत वाणिज्य कृषि, और बागाती कृषि, और मिश्रित कृषि, और दुग्ध कृषि, और ट्रक फार्मिंग कृषि, और फलों उद्यान कृषि। ये कृषि के प्रकार थे जिनमें प्राथमिक व्यवसायों में शामिल किया गया, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय के रूप में ये खेती की जाती है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो नंबर आता है, वो आता है लकड़ी काटना। लकड़ी काटना। कुछ ऐसे वन क्षेत्र हैं जहां पर इमारती और मजबूत लकड़ियां मिलती हैं। ऐसे क्षेत्रों से, वनों से लकड़ी काट करके इमारत के लिए, है ना, भवन निर्माण के लिए, फर्नीचर के लिए, साज सम्मान की सामग्री बनाने के लिए, है ना, इनके लिए इन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जैसे जो टेगा के जो वन प्रदेश हैं, जिनके अंदर से, अब जैसे कनाडा के अंदर जो कोणधारी वन पाए जाते हैं, उनके अंदर से जो लकड़ी के अंदर जो बड़े बड़े पेड़ों को काटा जाता है और उनके अंदर से जो अंदर से गुदा निकलता है, गिरी निकलती हैं, उसके द्वारा कागज बनाया जाता है। कनाडा कागज निर्माण के अंदर एक नंबर पर है ना। लुगदी तैयार की जाती है कागज के लिए, और लुगदी से फिर कागज बनाया जाता है ना। कागज और लुगदी उद्योग भी वनों पर आधारित हैं, और वो वनों से लकड़ काट करके, इसलिए कागज को कभी भी व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए, व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। न्यूनतम आवश्यकता के ऊपर कागजों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि कुछ पेड़ बचे रहे। क्योंकि हम कागजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल और अनावश्यक रूप से करेंगे, बहुत से बच्चे देखे हैं मैंने, कॉपी लाते हैं और आधे से ज्यादा पेड़ तो फाड़ करके कई तो खा जाते हैं। बहुत से बच्चों को ये आदत होती है, फाड़ा पेज और खा लिया, भूख लगी है खा लिया, ठीक है ना। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि इस पेज में काम किया, एक पेज छोड़ दिया, फिर आगे काम किया, फिर छोड़ दिया, या आधा काम किया आधे पेज में। हमारे यहाँ एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, उनका नाम बता रहा हूं आपको, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने कागज का बिल्कुल न्यूनतम, एक तो वो बहुत छोटे लिखा करते थे, और एक वो कागज का कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहने देते थे, ऊपर से लेकर नीचे तक आजू बाजू सब जगह इतना छोटा बारीक लिखते थे कि बड़ी मुश्किल से समझ में आता था देखने में, और पूरे कागज को भरते थे, ताकि उनकी ये सोच थी कि पेड़ बचाए जाएं। क्योंकि कागज अगर हम कम प्रयोग कर रहे हैं तो उनसे लुगदी बनाने के लिए पेड़ों को कम नष्ट किया जाएगा और पेड़ बचेंगे। तो इसलिए कागज की कदर हमें करनी चाहिए। रिसाइकलिंग वाला सिस्टम आ गया अब तो, कागजों को बुला करके दोबारा फिर अखबारी कागज या और कागज बनाना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण से कुछ बचत है। इसलिए कभी भी कागजों को जलाने के काम में मत लो, उनको रिसाइकलिंग के लिए दे दो रद्दी वाले को,
ठीक है ना, और द्वारा काम में ले। तो ये था अपना लकड़ी काटने का व्यवसाय जो आगे आया। अब नेक्स्ट जो नंबर आता है व्यवसाय के अंदर, वो आता है प्राथमिक व्यवसाय में खनन। खनिज पदार्थों को भूमि से खोद करके निकालने वाले कार्य को खनन क्रिया कहते हैं। खनन क्रिया दो प्रकार से होती है, एक तो धरातल के ऊपर से खनन करके जो खनिज निकाले जाते हैं, वो चाहे धात्विक हो भले चाहे अधात्विक हो, चट्टानों को तोड़ करके सीधा खोद करके निकाला जाता है। एक खनन का प्रकार है कुपकी खनन। कुपकी खनन में ये होता है कि एक गड्ढा करते हैं, सुरंग बनाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं और फिर नीचे नीचे धरातल के अंदर से खनन कार्य करते हैं। अब जैसे आग्नेय चट्टाने जो हैं, चट्टाने तीन प्रकार की होती हैं। आग्नेय जो पिछली बार 11वीं में पढ़ा है आपने, जो आग्नेय चट्टाने हैं उनके अंदर से सोना, चांदी, अब्रक, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, इन चीजों को निकाला जाता है, मिलती हैं। कायांतरित चट्टान से जैसे अपने ग्रेफाइट है ना, संगमरमर है, ये कायांतरित चट्टानों से मिलता है। अब सादी चट्टानों से कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये ज्वलनशील ऐसे खनिज पदार्थ निकलते हैं। तो खनिज पदार्थों को निकालने के लिए जो खोदने का या निकालने का काम करते हैं उसको खनन कार्यों में शामिल किया जाता है और ये भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है। अब ये जो खनन कार्य के अंदर जो खनिजों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना, जैसे धात्विक खनिज हो गए, अधात्विक खनिज हो गए, है ना, ऊर्जा वाले खनिज हो गए। और ध्यान रखना, आज उद्योगों को या मानव की जो द्रुत गति से जो विकसित होने की प्रणाली आई है, उसको सबसे ज्यादा जो द्रुत गति से विकास हुआ है वो शक्ति के संसाधनों के द्वारा हुआ है। शक्ति वाले जो खनिज पदार्थ मिले उनके द्वारा हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन खनिजों की पूर्ति होती है और खनन कार्य किया जाता है। तो इस अध्याय में अपना जो काम था वो देखो, प्राथमिक व्यवसाय में सबसे पहले आखेट, शिकार करना, संग्रहण, भोजन संग्रहण हो गया या कंदमूल फल जो भी है, मछली पकड़ना तालाबों झीलों इनमें, और पशुचारण, चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुपालन, कृषि, कृषि के कई रूप आए हमारे सामने, जैसे स्थानांतरित कृषि, फिर आदिम स्थायी कृषि, फिर जीवन निर्वाह कृषि, फिर विस्तृत वाणिज्य क्षेत्र की कृषि, फिर बगाती कृषि, मिश्रित कृषि, दुग्ध कृषि और ट्रक फार्मिंग कृषि, और फलों और उद्यान वाली कृषि। और उसके बाद में आया फिर लकड़ी काटना, जो वनों से हम लकड़ी काट कर लाते हैं इमारत बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, साज सामान बनाने के लिए और कागज बनाने के लिए। और फिर खनन, खनिजों को जो धात्विक है, धात्विक और शक्ति के जो संसाधन वाले वो खनिज हैं, उन सबका जो खनन कार्य होता है वो खनन कार्य में शामिल किया जाता है, जो खोद करके निकाल करके लेके आते हैं, है ना, उनको परिष्कृत करके अलग अलग काम में लेते हैं। और इसमें 3 प्रकार की चट्टानों से अलग अलग प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो ये हमारा 8वें अध्याय के अंदर प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित बातें थी जो हमारी पूरी हुई। थैंक यू।